an equation to an exact form if it is not already exact. हमने ये देखा था कि अगर जो exact equation है वो इस तरह से है, m dx plus n dy is equal to 0। और हम सबसे पहले एक सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन चेक करते थे और वो ये थी पार्शियल m over partial y if it is equal to partial n or partial x। अगर ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फुलफिल होती थी तो हम ये कहते थे कि ये एक एग्जैक्ट इक्वेशन है और फिर हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेते थे ऐसे u सोल्यूशन है और एक इक्वल टू अ कांस्टेंट है प्लस k ऑफ 5 और हम u को ऐसे फाइंड कर लेते थे इंटीग्रल एंड dy प्लस एल ऑफ एक्स और इसका पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करके हम के की वैल्यू फाइंड कर लेते थे और अगर इसका सोल्यूशन समझते थे तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करके एल की वैल्यू फाइंड कर लेते थे और हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाता था जिसको पर्टिकुलर बना सकते थे अगर इनिशियल कंडीशंस पता होती थी। अगर ऐसा होता था कि ये रिलेशन टू कि ये एक्सैक्ट नहीं थी तो हम इसे क्या कर सकते थे, हम ऐसे कर सकते हैं f टाइम्स m dx प्लस f टाइम्स m dy इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर डिफरेंट नाम इंट्रोड्यूस करा लेते हैं p और यहाँ पर q। एफ पी को फिर हम m कह देते थे और एफ क्यू को n कह देते थे। डिफरेंट नाम इंट्रोड्यूस करने के लिए का मकसद ये है कि जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो फिर ये फाइनली m बन जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो फाइनली n बन जाएगा। तो f टाइम्स p या f टाइम्स q यानी आप f से मल्टीप्लाई करते थे हर साइड पे, दोनों साइड्स पर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, तो इक्वेशन एक्सैक्ट हो जाती थी। आफ्टर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स by f, the equation can be reduced to or converted to the exact form। f को कहते क्या थे, f को कहते थे f को कहते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कंप्यूट करने का एक तरीका होता था, जब रिकैप चल रहा है लास्ट लेक्चर का, f को कंप्यूट करने का एक तरीका होता था इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे कंप्यूट करते थे। उससे पहले हम रेजिड्यू कंप्यूट करते थे r पार्शियल m ओवर पार्शियल y माइनस पार्शियल n ओवर पार्शियल x जो हमने कंप्यूट की इसको 1 ओवर n से डिवाइड कर देते थे, सॉरी 1 ओवर n से मल्टीप्लाई कर देते थे। अगर तो ये r, if r is the function of only x तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द r dx। एल्स अगर सिर्फ x का फैक्टर नहीं है, x और y दोनों का फैक्टर है,
एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, तो फिर ई टू द आर स्टेरिक डी वाई, और आर स्टेरिक कंप्यूट करते थे क्योंकि इससे कॉम्प्लीमेंट होता था 1/m पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एन ओवर पार्शियल वाई, ऐसे करते थे। तो ये हमारा रिकैप है, एग्जैक्ट और रिडक्शन टू एग्जैक्ट फॉर्म, यहाँ का ये हमारा रिकैप है। आज हम एक और टाइप की इक्वेशन देखने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, और ये सर्किट एनालिसिस में बहुत कॉमन है। सर्किट्स जो आप पढ़ते हैं उनमें बहुत कॉमन है, और सर्किट्स के कोर्सेज में पढ़ाई जाती है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये हमारे लीनियर सर्किट्स में आ जाती है। जब हम आर सी आर एल या आर एल सी सर्किट्स के साथ डील करते हैं तो ये वहाँ आ जाती है। इसको बोलते हैं लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ओडीई। इसकी इंजीनियरिंग में बहुत एप्लीकेशंस हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो वेरी यूजफुल फॉर सर्किट एनालिसिस। हम देखते हैं कैसे सर्किट के कोर्स में शायद हम पढ़ भी चुके हों, लेकिन हम देखते हैं भी कैसे जैसे इसके लिए यूजफुल है। अगर आप लिख सकते हैं इक्वेशन को, इफ एन ओडीई कैन बी written as y dash plus p of xy is equal to some forcing function r of x। अगर ऐसे लिखी जा सके then it is a linear ODE। अगर इस फॉर्म में लिखी जा सके, ये y प्राइम यानी dy by dx है, y टाइम्स सम फंक्शन ऑफ x है इज इक्वल टू अनदर फंक्शन ऑफ x। अगर इसको इस तरह लिखा जा सके तो ये एक लीनियर ODE है। इसकी इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। आमतौर पे किसी भी इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर जबकि डिस्क्राइब्ड बाय अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आर ऑफ एक्स बॉक्स की इनपुट होती है, ये कोई सिस्टम है, और वाई ऑफ एक्स आउटपुट होती है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स भी हो सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेस्ड सिस्टम्स भी हो सकते हैं, शॉक बेस्ड सिस्टम भी हो सकता है, स्प्रिंग लोडेड मास भी हो सकता है, सर्किट भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक सर्किट भी हो सकता है। तो आर ऑफ एक्स इनपुट होती है, वाई ऑफ एक्स की आउटपुट होती है। मैनी एप्लीकेशंस इन इंजीनियरिंग और इन सर्किट एनालिसिस स्पेसिफिकली जो हमसे रिलेटेड है। ठीक है, लीनियर ओडीईज इंजीनियरिंग सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा अपीयर हो जाती हैं। लीनियर ओडीईज दो तरह की हो सकती है, होमोजेनियस या नॉन होमोजेनियस। होमोजेनियस सेल्फ ऑसिलेटिंग सिस्टम्स हैं जिनमें आर ऑफ एक्स 0 है, सिस्टम सेल्फ ऑसिलेटिंग है, होमोजेनियस है। फॉर एग्जांपल एक फ़ैन है,
फ़ैन चल रहा था, आपने इनपुट बंद कर दी, अब जब फ़ैन घूम रहा है तो उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ होमोजेनियस इक्वेशन। इसमें कोई इनपुट नहीं है, फोर्सिंग फंक्शन नहीं है, इनपुट नहीं है। नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस, input is not equal to 0, input isn't equal to 0, input is non-zero। ठीक है जी। तो लीनियर ओडीज दो तरह की हैं, इसमें इनपुट ज़ीरो है, जैसे कि गाड़ी जा रही है, आप उसका इंजन बंद कर दें तो वो मूव कर रही है, तो आपने फोर्सिंग फंक्शन बंद कर दिया। फ़ैन चल रहा था, आपने स्विच बंद कर दिया, लेकिन फ़ैन कुछ देर चलता रहता है। लेकिन अगर आप कुछ इनपुट सप्लाई कर रहे हैं, जैसे अगर आप गाड़ी को इंजन पावर प्रोवाइड कर रहे हैं या आप फ़ैन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो उसका बिहेवियर होगा आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, नॉन होमोजेनियस। तो बिहेवियर होगा नॉन होमोजेनियस, बिहेवियर डिस्क्राइब्ड होगा विद द हेल्प ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर ओडी। होमोजेनियस लीनियर ओडी को सॉल्व करना बहुत आसान है, वो आसान है क्योंकि अगर इसका आर ऑफ एक्स 0 करते हैं तो इक्वेशन रह जाती है वाई डैश प्लस वाई टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी, वाई टाइम्स सम फंक्शन ऑफ एक्स। ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, सम फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, पी ऑफ एक्स सम फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये ऐसे हो जाएगा, और आप इसको लिख लेंगे वाई डैश वाई प्राइम इज़ माइनस वाई पी ऑफ एक्स, और ये है डी वाई ओवर डी एक्स पी ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये कौन सी टाइप बन गई? ये वो फर्स्ट टाइप बन गई जो हमने पढ़ी थी, इसका नाम है वेरिएबल, किस क्या फॉर्म हो गई, वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई। ये बन गई वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जो कि बहुत आसान है, वेरी इजी टू कंप्यूट। तो ये तो आप, अगर आपके पास वो फर्स्ट लेक्चर वाला नॉलेज है जिसमें हमने पढ़ी थी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो इसे कंप्यूट करना बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी टू कंप्यूट। लेकिन नॉन होमोजेनियस में जिनमें आर ऑफ एक्स नॉन ज़ीरो होते हैं, उनके लिए देखते हैं उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। किधर गया रे सर? ठीक है जी, ये देखिए ऐसी इक्वेशन जिसमें आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब फोर्सिंग फंक्शन 0 नहीं है, कुछ इनपुट है, इनपुट है किसी इंजीनियरिंग सिस्टम में, कुछ इनपुट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्किट है, तो आपने उसमें अगर डीसी सप्लाई लगाई हुई है, तो वो डीसी सप्लाई इनपुट प्रोवाइड कर रही है, वो आर ऑफ एक्स है। किसी भी सर्किट में इनपुट सोर्स, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स आर ऑफ एक्स है। ठीक है, तो वाई प्राइम प्लस वाई टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, वाई टाइम्स पी ऑफ एक्स इज़ आर ऑफ एक्स। अच्छा जी, तो अब अगर इसको सॉल्व करना हो तो हम ये कर सकते हैं कि हमें ये ऑलरेडी पता होता है कि अगर ये लीनियर है तो ये एग्जैक्ट नहीं है, तो हम इसे एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंस्टेड वी कैन कन्वर्ट इट टू द एग्जैक्ट फॉर्म बाय, कैसे कन्वर्ट करते हैं एग्जैक्ट फॉर्म में? आपको पता है एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका है बाय इंट्रोड्यूसिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। by introducing इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा देंगे तो आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। कैन कन्वर्ट इट टू द एग्जैक्ट फॉर्म बाय इंट्रोड्यूसिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और एफ फाइंड करने का तरीका हमने अभी देखा, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा हुआ है, उससे पहले भी देखा हुआ है, 3 लेक्चर से हम देख रहे हैं कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर एफ कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम एफ फाइंड करते हैं और इस इक्वेशन को में डी एक्स और डी वाई के कोफिशिएंट से लहदा कर लें, डी एक्स के कोफिशिएंट से लहदा कर लें, डी वाई के कोफिशिएंट से लहदा कर लें, यानी इस इक्वेशन में इसको डी वाई बाई डी एक्स लिख लें, वाई के एक्स के कोफिशिएंट से लहदा कर लें, वाई के कोफिशिएंट से लहदा कर लें, और एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, एफ टाइम्स पी डी एक्स प्लस एफ टाइम्स क्यू डी वाई इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में ले आए, और एफ पी को एम बोल दें, एफ क्यू को एन बोल दें,
और टेस्ट कर लें पार्शियल एम ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई इज पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स, और ये टेस्ट ट्रू हो जाएगा और ये एग्जैक्ट फॉर्म में बन जाएगी। तो मतलब आइडिया क्या है कि गिवन अ लीनियर ODE ऑफ नॉन होमोजेनियस टाइप, you convert it to an exact form by introducing some integrating factor। ठीक है जी, तो ये आइडिया है कि if you are given a non-homogeneous linear ODE where forcing function r of x is non-zero, तो क्या करते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कंप्यूट करते हैं और उसको लगा के मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को एग्जैक्ट बना लेते हैं और एग्जैक्ट हमें सॉल्व करना आता है। तो ये आइडिया है। इसको मज़ीद अच्छा समझने के लिए मेरे पास दो एग्जांपल्स हैं। नॉन होमोजेनियस ODEs को मज़ीद बेहतर समझने के लिए किस तरह से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कंप्यूट कर सकते हैं। इनफैक्ट इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कंप्यूट करना आते हैं। तो बस हम इक्वेशन हमें गिवन होगी, एक लीनियर इक्वेशन, और हम उसको के लिए f कंप्यूट कर लेंगे। इक्वेशन गिवन है y प्राइम प्लस y tan x इज इक्वल टू साइन y प्राइम प्लस y tan x इज इक्वल टू साइन 2x, और एक इनिशियल कंडीशन में गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। पहले हम इसको, और अगर आप इसको और करें इसके ऊपर, तो ये एक लीनियर ODE है। कैसे पढ़ा? एक लीनियर ODE के लिए हमने पढ़ा था कि इन जनरल दैट वुड बी y प्राइम प्लस y टाइम्स सम फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू सम फोर्सिंग फंक्शन विच इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x। ऐसे होती है। आप ये देख लें कि बिल्कुल ऐसी ही है। तो ये जनरल फॉर्म है, लीनियर ODE की जनरल फॉर्म के ऊपर मैप कर रही है। लीनियर ODE की जनरल फॉर्म के ऊपर मैप कर रही है। ठीक है, तो करना क्या है, आइडिया क्या है, कैसे सॉल्व करना है? पहले इसको एग्जैक्ट बनाना है बाय इंट्रोड्यूसिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बाय इंट्रोड्यूसिंग सम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y प्राइम को हम लिख सकते हैं dy ओवर dx प्लस, इसको इधर कर लेंगे तो y tan x माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 0। अगर x को इधर मल्टीप्लाई कर दें dy प्लस y tan x, ठीक है। और उसके बाद हमें ये पता है कि एक एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको m कंसीडर करें और इसको l, सॉरी, लेकिन हम इसको पहले लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ना, m टाइम dx प्लस m टाइम्स dy इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें पता है कि ये एग्जैक्ट नहीं है, ये तो लीनियर है, एग्जैक्ट नहीं है। ये हम यहाँ से लेकर आए, सिर्फ रीअरेंज किया है कोफिशिएंट्स को, तो ये एग्जैक्ट नहीं बन गई होगी, वो लीनियर ही रही होगी। तो अगर हम इसको इस लीनियर को, तो इट्स स्टिल लीनियर। तो नाउ इट्स द टाइम टू मेक इट, नाउ लेट्स मेक इट एग्जैक्ट। कैसे करते हैं? इसको m समझ लेते हैं, इसको n समझ लेते हैं, और हम पहले r कंप्यूट करते हैं, जो कि होता है 1/n पार्शियल m ओवर पार्शियल y माइनस पार्शियल n ओवर पार्शियल x। तो ये बन गया 1/n, n 1 है, पार्शियल m ओवर पार्शियल y, इट्स
tan x माइनस ये 0 हो गया, माइनस पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स साइन 2x माइनस ओ ये पार्शियल एक्स 0। तो रेसिड्यू बन गया tan x। और बन गया tan x, और सिंस इट्स अ फंक्शन ऑफ x ओनली, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द इंटीग्रल r dx। आज शुरू में भी पढ़ा था और लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है, e टू द tan x dx। अब tan x के इंटीग्रल के लिए वो इंटीग्रेटिंग टेबल हमारे पास है, हम चाहे तो एफएससी की बुक भी कंसल्ट कर सकते हैं, वरना हमारे बुक में इंटीग्रेटिंग टेबल है, बुक के स्टार्ट में, हमारी टेक्स्ट बुक के स्टार्ट में इंटीग्रेशन के टेबल है, वहाँ देख लें tan x का डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रल क्या है। अरे ये तो माइनस लॉग इंटू कॉस एक्स होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स, माइनस लॉग कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं इज इक्वल टू ई टू द माइनस लॉग कॉस एक्स, या इसको लिख सकते हैं 1 ओवर ई टू द लॉग कॉस एक्स। ई और लॉग कैंसिल हो जाए तो ये बच जाएगा कॉस एक्स 1 ओवर कॉस एक्स इज सीकेंट एक्स। तो हमने क्या किया, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग दिस लीनियर इक्वेशन इनटू एग्जैक्ट। हमने कहा ये तो लीनियर है, इसको एग्जैक्ट बनाते हैं, आर फाइंड करते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर एफ फाइंड कर लेते हैं, और ये आ गया सीकेंट एक्स। हमारे पास एफ बन गया सीकेंट एक्स। बहुत अच्छा हो गया। क्या करते हैं एग्जैक्ट बनाने के लिए, इधर भी इधर भी, और ऑफ कोर्स हम इधर भी करते हैं, लेकिन वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है। तो इक्वेशन की दोनों साइड्स को एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दैट कि ये एग्जैक्ट बन जाए। तो कर देते हैं सीकेंट एक्स वाई सीकेंट एक्स tan x माइनस साइन 2x टाइम्स सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स डी वाई is equal to 0 multiplied by secant x 0। ये जनाब अब ये बन गई एग्जैक्ट, और आप चाहें तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब ये एग्जैक्ट बन गई। हमने क्या किया, गिवन अ लीनियर इक्वेशन ऑफ नॉन होमोजेनियस टाइप, we introduced an integrating factor f, we computed its value, and now we have multiplied the equation on both sides with the computed f, and now we are claiming that this equation is an exact equation. Now our claim is that now this equation is of exact type, और हम अपने क्लेम को वेरीफाई कर सकते हैं। क्लेमिंग dx प्लस secant x dy। तो हम इसको क्लेम कर सकते हैं कि ये एक एग्जैक्ट टाइप की इक्वेशन है। वी कैन वेरीफाई आवर क्लेम by integrating partial m over partial y. If it comes out to be equal to partial n over partial x, it's an exact type of equation. Partial m over partial y is secant x, and now we have secant x tan x, right? So partial over partial y will give you secant x tan x, ये y
के लिए ये कांस्टेंट होगा ना, ये रह गया, और ये 0 हो जाएगा बिकॉज इट्स नॉट फंक्शन ऑफ वाई. Partial n over partial x would be secant x, partial derivative of secant x. Derivative of secant x with respect to x is secant x tan x. Once again, you can consult the table of integration. The integration table given in your book. Secant x tan x होता है. ये इक्वल हो गया, इसका मतलब ये एग्जैक्ट है, होना भी इसको एग्जैक्ट ही चाहिए था. क्योंकि क्यों होना चाहिए था एग्जैक्ट? हाँ, क्यों होना चाहिए था? क्योंकि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कंप्यूट किया है, वाई उससे मल्टीप्लाई किया है, तो होना चाहिए था. लेकिन हमने वेरीफाई कर लिया, हमने बहुत अच्छा किया, हमने वेरीफाई कर लिया. ठीक है जी. ठीक हो गई. तो अब इसका सोल्यूशन है, ये एग्जैक्ट है, ये कंफर्म हो गया कि ये एक एग्जैक्ट टाइप की इक्वेशन है, और इसका सोल्यूशन दो होते हैं. u इज इक्वल टू m dx प्लस k ऑफ y, या होता है u इज इक्वल टू इंटीग्रल n dy प्लस l ऑफ x. तो ये दो एक सोल्यूशन है. आप चाहें तो इनमें से कोई भी सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, और फिर अदर को यूज़ कर सकते हैं. ये कॉन्स्टेंट, ये एक और फंक्शन ऑफ y या एक और फंक्शन ऑफ x फाइंड करने के लिए. तो कौन सा आसान लग रहा है हमें? ये m है, ये सारा m है, ये भी शामिल है, और ये n है. तो कौन सा आसान लग रहा है? ये आसान लगता है, तो ये सोल्यूशन ले लेते हैं. इनमें से कोई भी ले सकते हैं. n secant x dy प्लस l ऑफ x. अब secant x का इंटीग्रल देखने के लिए हमें दोबारा secant x का इंटीग्रल नहीं देखना, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ y है. तो ये हो गया, ये फंक्शन ऑफ x है, और आप रेस्ट y इंटीग्रेट कर लें, इसलिए ये हो जाएगा y secant x प्लस l ऑफ x. ये आपका सोल्यूशन है. लेकिन सोल्यूशन के अंदर एक फंक्शन l ऑफ x भी है. इस l ऑफ x को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पार्शियल u ओवर पार्शियल x, जो कि हो गया m के इक्वल. तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x, जो कि इक्वल टू m है. हम इसका डिफरेंशियल कैलकुलेट करें, पार्शियल u ओवर पार्शियल x, तो ये होगा y secant x का होगा secant x tan x प्लस पार्शियल l ओवर पार्शियल x इस m, और m है y secant x tan x. इसको रेस करना पड़ेगा, ये जानते हुए कि u है y secant x प्लस एल एक्स. कहाँ लिखूँ इसको? यहाँ लिख देता हूँ. u is y secant x प्लस एल एक्स. ये हमारा सोल्यूशन है, और हम एल एक्स की वैल्यू, एल ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. इज इक्वल टू m है y secant x tan x माइनस साइन 2x secant x. तो ये कैंसिल हो गया, y secant x tan x इससे कैंसिल हो गया. तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल x बन गया माइनस साइन 2x होता है साइन ऑफ x, डबल एंगल फॉर्मूला साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ x प्लस x, ये होता है 2 sin x cos x.
और सेकेंड एक्स होता है 1/cos x। तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स बन गया -2 sin x। -2 sin x। तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स -2 sin x है। partial L over partial x is -2 sin x। इसका मतलब ये हुआ कि L हुआ L of x हुआ x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन -2 sin of x का इंटीग्रल है -cos of x प्लस दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन L of x बन गया 2 times cos of x प्लस c स्टार। इसको यहाँ पुट कर दें, आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। 2 cos x प्लस c स्टार। और आपको पता है कि ये एग्जैक्ट सोल्यूशन, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन एक कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये हमने बिल्कुल स्टार्ट में जब हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी तो ये हमने तब पढ़ा था। तो ये सोल्यूशन किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है। अगर इस सी स्टार को इधर ले जाए तो ये माइनस हो जाएगा और इन दोनों के डिफरेंस को एक नया नाम दे देते हैं सी का। तो ये किसी सी के इक्वल है। आप इसको भी इरेज कर सकते हैं और अब आपके पास एक नाइस लुकिंग सोल्यूशन बन गया। वाई सीकेंट एक्स प्लस 2 cos x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। और आप इसको इन टर्म्स ऑफ y भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा c -2 cos x, क्योंकि आप आउटपुट को इन टर्म्स ऑफ इनपुट्स लिखना चाह रहे हैं। c -2 cos x और आप आउटपुट को लिखना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y हो गया c ओवर सीकेंट x -2 cos x ओवर सीकेंट x। तो ये y ऑफ x। इट्स नाइस लुकिंग सोल्यूशन। नाइस लुकिंग इसलिए है कि ये आउटपुट है, आपको पता है, और ये वो फंक्शन है जिस तरह सर्किट्स के अंदर फॉर एग्जांपल टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके ऊपर आउटपुट भी डिपेंडेंट है, इनपुट भी डिपेंडेंट है। तो ये आउटपुट है और ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये वो है आपके सिस्टम की आउटपुट है। यानी ऐसे ना, ये आपका एक इंजीनियरिंग सिस्टम है। इस इंजीनियरिंग सिस्टम की एक इनपुट है आर ऑफ एक्स और एक आउटपुट है वाई ऑफ एक्स। तो ये दोनों एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, एक्स पर डिपेंडेंट है। तो ये एक्स क्या है? डिपेंडेंट फंक्शन। हमारे केस में एक सर्किट हो सकता है जिसकी इनपुट एक वोल्टेज सोर्स है और उसकी आउटपुट कोई करंट हो सकती है। ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सम एलिमेंट, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो सकते हैं, किसी सर्किट में करंट हो सकता है। और हमारे केस में एक्स होगा टी, क्योंकि सारी क्वांटिटीज़ फंक्शन ऑफ टाइम है, इनपुट भी और आउटपुट भी सारी क्वांटिटीज़ फंक्शन ऑफ टाइम है, इसलिए ये ऐसे होगा ऑफ टी होगा। तो हम देखते हैं एक सर्किट्स एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये जनाब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, ये वाई आपकी आउटपुट है। तो इसलिए आप इसको ऐसे लिख देते हैं वाई आउटपुट इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस तरह आप एक सर्किट हो तो आप अगर आप कहें कि जी इसका इनपुट अप्लाइड वोल्टेज वी ऑफ टी है और आपको करंट फाइंड करना है तो आप आई ऑफ टी फाइंड करते हैं। आई ऑफ वी नहीं फाइंड करते, आप आई ऑफ टी फाइंड करते हैं। आई ऑफ टी का मतलब होता है आउटपुट, यानी करंट हमारी आउटपुट है उस केस में, सर्किट के केस में आउटपुट एज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये आपकी नाइस लुकिंग
नाइस लुकिंग सोल्यूशन है जिसमें आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा हुआ है। अच्छा जी, तो अब इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जनरल सोल्यूशन है, इट्स जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन है, तो इसको पर्टिकुलर कैसे बनाएं? यूजिंग दिस इनिशियल कंडीशंस। तो y of 0 इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। तो x को 0 पुट करने, तो जब x को 0 y ऑफ 0 1 हो जाएगा, यानी y 1 हो जाएगा। c ओवर सीकेंड ऑफ 0 मतलब कॉस 1 ओवर, इस सीकेंड को 1 ओवर सीकेंड ऐसे कॉस भी लिख सकते थे, c टाइम्स कॉस ऑफ x, और ये भी 1 ओवर सीकेंड है, इसको भी ऊपर लाकर कॉस स्क्वायर बना सकते हैं, क्योंकि कॉस ऑफ 0 हमें पता है, c टाइम्स कॉस ऑफ 0 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ऑफ 0। ठीक है, कॉस ऑफ 0 1 होता है, 1 इज इक्वल टू c माइनस 2, तो c इज 3। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि c 3 है, तो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया, if we replace this by 3, तो ये इसका हो गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। जो कि हमने ऑब्टेन किया है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाय पुटिंग इनिशियल कंडीशंस। अच्छा जी, उसके बाद एक सर्किट से एक एग्जांपल है, हमसे बहुत रेलिवेंट है, इलेक्ट्रिकल और बायोमेडिकल इंजीनियर्स से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। एक एग्जांपल है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक सर्किट के साथ, और जैसे ही हम इक्वेशन लिखेंगे सर्किट की, तो हम ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो एक लीनियर ओडी बन गई, और वो एक नॉन होमोजेनियस टाइप की लीनियर ओडी होगी, और फिर हमें उसे सॉल्व करने के लिए एफ का सहारा लेना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो सर्किट कुछ ऐसे है। हम सब ने KVL पढ़ा हुआ है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। KVL आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। KVL कहते हैं कि सम ऑफ वोल्टेज राइज इन अ सर्किट, sum of voltage rise is equal to the sum of voltage drops. Sum of voltage rises is equal to sum of voltage drops. Voltage rise एक ही है 48 volts, और ये हमारा R of X भी है, या V of T है, और V in of T है, और हम वोल्टेज ड्रॉप्स दो हैं हमारे पास, R टाइम्स I of T प्लस L टाइम्स, और आपको पता है कि इसका करंट होता है LT, इसका वोल्टेज ड्रॉप होता है LDI/dt। सर्किट्स नॉलेज कि ये LDI/dt होता है। तो L है 0.1 और R है 11, और di/dt को हम I बार भी लिख सकते हैं, I ऑफ t को हम सिर्फ I भी लिख सकते हैं, इसको हम सिर्फ 48 भी लिख सकते हैं, और यही 48 इम्पैक्टिव फंक्शन ऑफ टाइम इज लाइक कांस्टेंट है। ओह, और अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, राइट साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना दें, तो ये बन जाएगा 0.1 I बार I प्राइम प्लस 11I इज इक्वल टू 48।
और अगर इस 0.1 से डिवाइड करते हैं 11/0.1 करते हैं तो ये बन जाएगा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 110.1 से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा आई बार आई प्राइम। ये 11 को 0.1 से, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 110 आई हो गया। और जब इसको 0.1 से डिवाइड करेंगे ये बन गया 480। ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो गया। हाँ, मैं ऊपर यहाँ पर इस इक्वेशन को दोबारा लिखने वाला हूँ और आप ये देखकर हैरान होंगे कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इक्वेशन बन गई है। इज इक्वल टू 480। और अगर मैं इस सब काम को जो यहाँ मैंने किया है इसको एरेज करता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको इक्वेशन को देख के आप एडमायर करेंगे और आपको लगेगा कि ये कुछ जानी पहचानी इक्वेशन बन गई। ये तो वही इक्वेशन नहीं बन गई, y प्राइम प्लस सम फंक्शन ऑफ x टाइम्स y इज इक्वल टू r ऑफ x। हाँ, वही बन गई, बस वेरिएबल्स के नेम्स चेंज है। i की जगह y है, y की जगह i है, x की जगह t है, x की जगह t है, and that's all. तो it is indeed a linear ODE। linear ODE की जो जनरल डिस्क्रिप्शन थी ये उसके ऊपर मैप कर गई। तो ये एक जनरल ODE है और हम क्या कर सकते हैं, और हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कंप्यूट कर सकते हैं और इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कंप्यूट करते हैं और इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। y की जगह पर i है, t की जगह x की जगह पर t है, यानी अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x नहीं बल्कि t है और अननोन y नहीं बल्कि i है। तो गिवन दिस इक्वेशन सबसे पहले हम इसको कि डी एक्स और डी वाई या डी आई और डी टी के कोफिशिएंट्स अलग कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर y की जगह i है। तो इसको लिख सकते हैं डी आई ओवर डी टी, इसको इधर ला सकते हैं 110i माइनस 480 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा डी एक्स नहीं है, ये डी टी है क्योंकि x की जगह है और y की जगह i है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x के कोफिशिएंट्स को यहाँ 110i माइनस 480 dt प्लस y के कोफिशिएंट्स यानी i के यहाँ इज इक्वल टू 0। ये सब हमने इसको रीअरेंज कर लिया। x के कोफिशिएंट्स को जो कि t है उसको पहले और y के कोफिशिएंट्स को बाद में लिख लिया। ये हमें पता है कि ये एक्जैक्ट नहीं है, ये तो लीनियर है, तो इसको एक्जैक्ट बना लेते हैं। एक्जैक्ट बनाने का तरीका वही है जो हम पिछले 3 लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं। पहले r कंप्यूट करते हैं 1/n पार्शियल m ओवर पार्शियल y, जबकि जो पार्शियल y है तो पार्शियल i है, माइनस पार्शियल n ओवर पार्शियल x और इसमें पार्शियल x है पार्शियल t। ठीक है, पार्शियल m और पार्शियल y होता है ना, y की जगह पर i है, ये पार्शियल n और पार्शियल x होता है, x की जगह पर t। तो इसको लिख दिया 1/n 1 पार्शियल m ओवर पार्शियल i, ये 110 कंप्यूट कर सकते हैं e टू द इंटीग्रल r dx e टू द 110 dx x है t। तो इज इक्वल टू e टू द
110t। तो जनाब f हो गया e टू द 110t। और अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन तो ये इक्वेशन बन जाएगी एग्जैक्ट। ठीक है, हाँ इसको एग्जैक्ट बनाते हैं। मार्कर खत्म हो गया, दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। ठीक हो गया, तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी, लीनियर थी, इसको एग्जैक्ट बनाते हैं। कैसे बना, 120 इज इक्वल टू 0 टाइम्स ई टू द 120, 0 ही हो गया। तो हमने बना दिया इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और अब हमारी ज़िंदगी बहुत आसान है। क्यों है आसान, इसलिए आसान है कि अब ये बन गई एग्जैक्ट। और अगर आप में से किसी को कोई शक हो कि ये एग्जैक्ट है या नहीं तो आप बड़े आराम से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, आप इसको ऐसे लिख लें, ये नाइस लुकिंग इक्वेशन बन जाएगी ई टू द 110t। 110i को पहले लिख देता हूँ, 110i तो बन जाएगी 110i ई टू द 110t माइनस 480 ई टू द 110t टाइम्स dt प्लस ई टू द 110t di। ये बड़ी ही खूबसूरत और इक्वेशन बन गई। 110i to the 110t minus 480 e to the 110t dt plus e to the 110t di। अब आप क्या कर सकते हैं, अब चाहें अगर आपको कोई शक है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये m है, ये n है, तो पार्शियल m ओवर पार्शियल x, पार्शियल m ओवर पार्शियल y, पार्शियल y हमारे पास i, पार्शियल और पार्शियल x के इक्वल होने चाहिए। तो पार्शियल m ओवर पार्शियल i, पार्शियल m ओवर पार्शियल y यानी पार्शियल m ओवर पार्शियल i इज ये भी कांस्टेंट है, e टू द 110t, 110 भी कांस्टेंट है इसके लिए, तो ये हो गया 110 e टू द 110t। और ये ज़ीरो है क्योंकि ये फंक्शन ऑफ i नहीं है। और पार्शियल n ओवर पार्शियल x होता है, और पार्शियल n ओवर पार्शियल x यानी पार्शियल n ओवर पार्शियल t, x की जगह पर t यूज़ करें तो इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 110 e टू द 110t। वाह, सेम हो गया। पार्शियल m ओवर पार्शियल y यानी पार्शियल m ओवर पार्शियल i इस पार्शियल n ओवर पार्शियल x यानी पार्शियल n ओवर पार्शियल t इक्वल हो गया। तो इट इज़ एग्जैक्ट। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन चेक हो गई, इट इज़ एग्जैक्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको मुबारक हो, आपने इसको एग्जैक्ट बना लिया। कैसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कंप्यूट करके। सॉल्यूशन दो होते हैं, या होता है u इज इक्वल टू mdx प्लस, या हमारे पास ये सॉल्यूशन होता है और u इज इक्वल टू इंटीग्रल ndy प्लस l ऑफ x की जगह पर है t और y की जगह पर है i। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसको यूज़ कर लें, ये m है, ये आपका सॉल्यूशन है। तो ये और ये सेम है, 110i e to the 110t या i 110 e to the 110t। तो जनाब माइनस 480 e to the 110t, ठीक हो गया। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करें ऑन बोथ साइड्स तो हमारे पास, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें ऑन बोथ साइड्स तो l ऑफ t 480 इंटीग्रल ऑफ e टू द 110t dt, ये बन गया माइनस 480। इस सारी एक्सरसाइज के बाद
हम पहुंच गए इस सोल्यूशन पर in terms of the independent variable t, लेकिन still it's a general solution. इसी जनरल सोल्यूशन पर लिखा हुआ था, इसी को हमने एक और फॉर्म में लिख दिया सर्किट एनालिसिस से। वन हो जाता है तो सी हो गया, सी इज ये वन हो गया, ये उधर ले जाएंगे तो 480 ओवर 11। अब ये बन गया एक 80 over 11 over 110 1 minus e to the minus 110 ये हमारा सोल्यूशन है। अगर हम चाहें तो हम इसको प्लॉट कर सकते हैं और आई ऑफ टी आपको पता है इसमें ऐसे प्लॉट होता है, आई ऑफ टी ऐसे प्लॉट होता है, ये सर्किट्स में भी पड़ा हुआ। आप इसको प्लॉट करें versus time, your output I of t, अगर टी के लिए जीरो पुट करते हैं भी बन जाता है 1 माइनस 1 0, तो जब टी ज़ीरो है तो ये ज़ीरो है और ये बढ़ता रहता है और ये जाकर यहाँ पर सैचुरेट हो जाता है। टी ओवर 110 जब टी इन्फिनिटी होता है तो ये ज़ीरो जाता है, 1 माइनस 0 इज़ अ 1, तो इन्फिनिटी मीन्स ये है कि आपने, ठीक है। तो एक असाइनमेंट है अब आपके लिए, आज का लेक्चर यहीं तक था। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने लीनियर इक्वेशन और फिर आपने उसको इंडिकेटिंग फैक्टर से पर्टिकुलर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर आई ऑफ टी के लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है और आपने उसको